नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं और एक डरावनी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की वो रात आज भी मेरी हड्डियों में सिहरन पैदा कर देती है। बाहर कोहरे की एक मोटी चादर ने ऊंची इकोरा घास को ढक लिया था और दूर कहीं एक जंगली हाथी की चिंगाड़ वातावरण की शांति को चीर रही थी। आग के चारों ओर बैठे पर्यटकों का वो समूह उत्सुकता और थोड़े डर के साथ मेरी ओर देख रहा था। मैंने अपनी वर्दी की आस्तीन ऊपर चढ़ाई, जलती हुई लकड़ियों को एक डंडे से कुरेदा और अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा करते हुए कहना शुरू किया। आप लोग यहाँ गैंडे देखने आए हैं, बाघ देखने आए हैं, लेकिन काजीरंगा सिर्फ जानवरों का घर नहीं है। ये उन यादों का भी घर है जो कभी मरती नहीं। मेरा नाम हिरन साइकिया है। 20 साल से इस जंगल की रग रग से वाकिफ हूँ। आज मैं आपको वो 3 कहानियाँ सुनाऊंगा जो सरकारी फाइलों में दर्ज नहीं है, क्योंकि फाइलें सिर्फ सच लिखती हैं, खौफ नहीं। ये साल 2017 की बात है। अगस्त का महीना था। ब्रह्मपुत्र का पानी थोड़ा उतरा ही था कि कोहरा रेंज से खबर आई कि एक नन्हा गैंडा अपनी माँ से बिछड़ गया है। जंगल के नियम बड़े क्रूर होते हैं। अगर रात होने से पहले वो बच्चा नहीं मिला तो बाघ या तेंदुए उसे अपना निवाला बना लेंगे। मेरा साथी था बिमल, मुझसे उम्र में छोटा लेकिन जंगल के रास्तों को पहचानने में माहिर। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे। सूरज ढलने की कगार पर था और आसमान का रंग गहरा बैंगनी हो चला था। हम अपनी 315 बोर की राइफलें कंधे पर टांगे ऊंची इकोरा घास के बीच से रास्ता बना रहे थे। काजीरंगा की घास की खासियत यह है कि यह 10 से 12 फीट ऊंची होती है। जब आप इसके बीच होते हैं तो आपको यह नहीं पता होता कि 2 कदम आगे क्या है, एक शांत गैंडा या घात लगाए बैठा एक बाघ। चलते चलते अचानक वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चिड़ियों का चहचहाना बंद हो गया और झिंगुरों की आवाज भी थम गई। तभी दूर कहीं से एक आवाज आई, दा, हिरन दा, यहां आइए। हम दोनों ठिठक गए। वो आवाज बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की थी जो शायद दर्द में था। बिमल ने मेरी ओर देखा। दा, इस समय जंगल के इस कोर एरिया में बच्चा कहां से आएगा? मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया। आवाज एक पुराने विशालकाय सिमलू पेड़ के पीछे से आ रही थी। हम सावधानी से आगे बढ़े। घास को हटाते हुए जब हम उस पेड़ के करीब पहुंचे तो आवाज बदल गई। अब वो बच्चा रो नहीं रहा था, बल्कि सुबक रहा था। जैसे ही मैंने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी उस पेड़ की जड़ों पर डाली, वहां सन्नाटा छा गया। वहां कोई नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पेड़ के चारों ओर की घास इस तरह कुचली हुई थी जैसे कोई भारी चीज वहां गोल गोल घूम रही हो। अचानक मेरे ठीक पीछे से बिमल की आवाज आई, हिरंदा, जरा इधर देखिए, यहां खून के निशान हैं। मैं तुरंत मुड़ा, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। बिमल मुझसे कम से कम 20 फीट दूर दाहिनी ओर एक दूसरी झाड़ी की जांच कर रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अगर बिमल वहां था तो मेरे कान के पास किसने बोला, बिमल, क्या तुमने अभी कुछ कहा? मैंने चिल्लाकर पूछा। बिमल ने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर उलझन थी। नहीं दा, मैं तो यहां इन पद चिन्हों को देख रहा था। क्या हुआ? तभी वही आवाज फिर आई। इस बार वो बिल्कुल मेरे कान के पास थी, इतनी नजदीक कि मुझे किसी की ठंडी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हुई। बिमल, क्या तुमने अभी कुछ कहा? वो आवाज हूबहू मेरी थी। मेरा लहजा, मेरा सुर, यहां तक कि मेरा डर भी उस आवाज में साफ झलक रहा था। वो चीज मेरी नकल कर रही थी। बिमल की नजर मेरे पीछे पड़ी और उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी राइफल उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, दा, हिलना मत, आपके कंधे पर किसी का हाथ है। मैंने अपनी आंखों के कोने से देखा। मेरी खाकी वर्दी के कंधे पर एक हाथ रखा हुआ था, लेकिन वो हाथ इंसान का नहीं था। वो बहुत लंबा था। उसकी खाल राख की तरह स्लेटी ग्रे थी और उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं, जिनमें काले और नुकीले नाखून थे। वो हाथ बिल्कुल स्थिर था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। मेरे ठीक पीछे एक आकृति खड़ी थी। वो 7 फीट से भी ऊंची थी। शरीर बेहद दुबला पतला, जैसे हड्डियों पर सिर्फ खाल मढ़ी हो। उसका कोई चेहरा नहीं था।
जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ गहरी छायाएं थीं और उसका मुंह एक लंबे चीरे की तरह था। जैसे ही उसने देखा कि मैंने उसे देख लिया है, उसने अपना मुंह खोला। उसके अंदर से एक साथ कई आवाजें निकली। बिमल की आवाज, मेरी आवाज और उस छोटे बच्चे के रोने की आवाज। वो सब एक डरावनी शोर में बदल गया। भागो बिमल, मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। हम पागलों की तरह घास के बीच से भागे। वो चीज हमारे पीछे नहीं आ रही थी, बल्कि वो हमारे साथ साथ चल रही थी। वो कभी मेरी आवाज में मुझे बुलाती तो कभी बिमल की आवाज में मदद मांगती। वो हमें भटकाने की कोशिश कर रही थी। काजीरंगा की वो ऊंची घास इस रात एक भूल भुलैया बन गई थी। दौड़ते दौड़ते बिमल एक दलदल में गिर गया। मैं उसे निकालने के लिए झुका, तभी झाड़ियों के पीछे से वही 7 फीट लंबी आकृति फिर उभरी। वो बिमल की ओर हाथ बढ़ा रही थी। मैंने अपनी राइफल तानी और बिना सोचे समझे 2 राउंड फायर कर दिए। गोली की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। उस आकृति ने एक ऐसी चीख मारी जो किसी जानवर की नहीं थी। वो धातु के रगड़ने जैसी तेज और चुभने वाली आवाज थी। वो अंधेरे में ओझल हो गई। मैंने जैसे तैसे बिमल को बाहर निकाला और हम बिना पीछे मुड़े अपने कैंप की ओर भागे। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी में हम पूरी टीम के साथ उस सिमलू पेड़ के पास वापस गए तो हमें वो नन्हा गैंडा मिल गया। वो मर चुका था, लेकिन उसे किसी बाघ ने नहीं मारा था। उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, बस उसके पूरे शरीर से खून की एक एक बूंद गायब थी, जैसे किसी ने उसे सोख लिया हो। और सबसे भयानक बात, उस पेड़ के चारों ओर मिट्टी पर पैरों के निशान थे। वे इंसान के पैर जैसे थे, लेकिन उनमें सिर्फ 3 लंबी उंगलियां थीं। और जहां मैंने गोली चलाई थी, वहां जमीन पर खून की जगह एक काला, गाढ़ा और बदबूदार तरल पदार्थ पड़ा था, जो थूक पड़ते ही धुएं में बदल गया। मैंने कहानी रोक दी और सामने बैठे पर्यटकों की ओर देखा। वे सब पत्थर के बुत बने मुझे सुन रहे थे। आग अब धीमी हो चुकी थी। साइकिया जी, एक पर्यटक ने कांपती आवाज में पूछा, वो क्या चीज थी? मैंने धुएं की ओर देखते हुए कहा, काजीरंगा के पुराने लोग उसे दखिन हाथी कहते हैं। वो जो आवाजें चुराता है, वो आपका मांस नहीं खाता, वो आपका डर खाता है। और याद रखिएगा, वो आज भी यहीं कहीं है। शायद वो हम सब की आवाजें सुन रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है कि कब वो फिर से किसी की नकल कर सके। अभी मैंने अपनी बात खत्म ही की थी कि कैंप के पीछे घनी झाड़ियों से बिल्कुल मेरी आवाज में कोई बोला, शायद वो हम सब की आवाजें सुन रहा है। आग अब कोयलों में तब्दील हो रही थी और हवा की सिहरन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। पर्यटकों के चेहरे पर अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक गहरा खौफ था। मैंने देखा कि कुछ लोग अपनी कुर्सियां अलाव के और करीब ले आए थे। मैंने अपनी जैकेट का कॉलर ऊपर किया और दूसरी कहानी का सिरा पकड़ा। ये घटना साल 2019 की है, जब असम में सदी की सबसे भयानक बाढ़ आई थी। काजीरंगा का लगभग 90% हिस्सा पानी में डूब चुका था। जानवर ऊंचे स्थानों की ओर भाग रहे थे और हम वन रक्षकों की जिम्मेदारी थी कि हम नावों से गश्त करें ताकि शिकारियों को इस आपदा का फायदा उठाने से रोका जा सके। मेरी ड्यूटी अगरतोली रेंज में लगी थी। मेरे साथ उस रात तरुण था। वो शहर से आया एक नया भर्ती हुआ लड़का था, जोश से भरा हुआ लेकिन जंगल के अकथनीय नियमों से बिल्कुल अनजान। रात के करीब 2 बज रहे थे। चारों तरफ पानी ही पानी था। ब्रह्मपुत्र का गंदा मटमैला पानी, जिसने रास्तों, पेड़ों और जमीन के अंतर को मिटा दिया था। चांद आधा खिला था, लेकिन उसकी रोशनी पानी की सतह पर गिरकर एक डरावनी सफेदी पैदा कर रही थी। हमारी छोटी लकड़ी की नाव के चप्पू चलने की छप छप आवाज के अलावा और कोई शोर नहीं था। अचानक तरुण ने अपनी टॉर्च जलाई और पानी की एक शांत सतह की ओर इशारा किया। दा, उधर देखिए, वो क्या है? मैंने अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा। दूर जलकुंभियों के एक गुच्छे के बीच कुछ सफेद सा तैर रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद किसी जानवर की लाश होगी जो बाढ़ में बहकर आई है, लेकिन जैसे जैसे नाव करीब पहुंची, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो कोई जानवर नहीं था, वो एक औरत थी। वो पानी पर उल्टी तैर रही थी। उसका चेहरा पानी के अंदर था और उसकी पीठ बाहर। उसने सफेद रंग की मेखला चादर यानी असमिया पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी, जो पानी में पंखों की तरह फैली हुई थी। उसके लंबे काले बाल पानी की लहरों के साथ नागिन की तरह लहरा रहे थे। दा, उधर देखिए, वो क्या है? मैंने अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा।
दूर जलकुंभियों के एक गुच्छे के बीच कुछ सफेद सा तैर रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद किसी जानवर की लाश होगी जो बाढ़ में बहकर आई है, लेकिन जैसे जैसे नाव करीब पहुंची मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो कोई जानवर नहीं था, वो एक औरत थी। वो पानी पर उल्टी तैर रही थी। उसका चेहरा पानी के अंदर था और उसकी पीठ बाहर। उसने सफेद रंग की मेखला चादर यानी असमिया पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी, जो पानी में पंखों की तरह फैली हुई थी। उसके लंबे काले बाल पानी की लहरों के साथ नागिन की तरह लहरा रहे थे। बा, उसे बचाना होगा, शायद वो जिंदा हो। तरुण घबरा कर चिल्लाया। रुको तरुण, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। काजीरंगा में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इस इलाके में कोई गांव नहीं है जो बहकर यहां आ सके। ये पानी बहुत गहरा है। लेकिन तरुण का खून जवान था। उसे लगा कि मैं बुजदिली दिखा रहा हूं। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और नाव को उस शरीर के पास ले गया। जैसे ही नाव उस शरीर से टकराई, एक अजीब सी शांति छा गई। पानी में हलचल बंद हो गई। तरुण ने झुककर उस औरत के कंधे को छुआ। ए, क्या आप ठीक है? जैसे ही उसके हाथ ने उस सफेद कपड़े को छुआ, वो शरीर अचानक घूमने लगा। वो पानी में ऐसे पलटी जैसे उसमें हड्डियां ही ना हो, और जब उसका चेहरा ऊपर आया तो तरुण के हाथ से टॉर्च छूटकर नाव में गिर गई। उस औरत का चेहरा वो चेहरा ही नहीं था। वो सिर्फ एक सफेद चिकनी खाल का टुकड़ा था। न नाक न मुंह, और आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें से गाढ़ा काला तरल पानी में मिल रहा था। वो मर चुकी थी ये कहना गलत होगा। वो कभी जिंदा थी ही नहीं। वो अचानक पानी में सीधी खड़ी हो गई। हाँ, तैरने नहीं, बल्कि पानी के ऊपर ऐसे खड़ी हो गई जैसे वो किसी ठोस जमीन पर खड़ी हो। उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट ऊंची होती गई। उसने अपना वो बिना मुंह वाला चेहरा आसमान की तरफ उठाया और एक ऐसी चीख मारी जिसने मेरे कान के पर्दों को सुन्न कर दिया। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों औरतों के रोने की आवाज एक साथ आ रही हो। भागो, नाव मोड़ो, मैं चिल्लाया। तरुण सदमे में था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने चप्पू संभाला और पूरी ताकत से नाव को पीछे की ओर धकेला। लेकिन वो चीज डूबी नहीं, वो पानी की सतह पर दौड़ने लगी। वो पानी पर ऐसे भाग रही थी जैसे कोई हिरन सूखी घास पर दौड़ता है। उसके पैर पानी में डूब नहीं रहे थे, बस हर कदम के साथ एक छोटी सी लहर उठ रही थी। वो हमारी नाव की ओर आ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उसकी ओर डाली तो देखा कि उसके पैर इंसान के नहीं थे। वे बगुले के पैरों की तरह लंबे और पंजे वाले थे। वो बिल की यानी झील की वो रूह थी जिसके बारे में पुराने शिकारी अक्सर बातें करते थे। बिल और रोर यानी झील की डायन। जैसे ही वो नाव के करीब पहुंची, मैंने अपनी राइफल निकाली और हवा में फायर किया। जंगल में गोली की आवाज गूंजी और वो औरत अचानक थम गई। वो पानी में वापस धीरे धीरे डूबने लगी, लेकिन डूबते समय उसके उन काले गड्ढों यानी आंखों ने मुझे देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरे दिमाग में कुछ कहा हो, एक वादा कि वो वापस आएगी। अगले 10 मिनट हमने अपनी जिंदगी की सबसे तेज नाव चलाई। जब हम कैंप पहुंचे, तरुण का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। उसे इतना तेज बुखार चढ़ा कि वो 3 दिन तक होश में नहीं आया। जब उसे होश आया तो उसने एक भी शब्द नहीं बोला। उसने उसी दिन अपनी वर्दी उतारी और अपने गांव लौट गया। सुना है आज भी वो अंधेरे कमरे में बैठता है और पानी की आवाज सुनते ही कांपने लगता है। मैंने अपनी बात रोकी और आग की ओर देखा जो अब लगभग बुझ चुकी थी। सैकिया जी, ग्रुप में से एक लड़की ने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या वो औरत फिर कभी दिखी? मैंने उसे गौर से देखा और थोड़ा झुककर कहा, वो औरत कहीं गई नहीं है। अगरतोली की उन झीलों में आज भी जब चांद आधा होता है तो वो पानी पर चलती देखी जाती है। वो उन लोगों को ढूंढती है जो उसे छूने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि जो उसे एक बार छू लेता है उसका एक अंश वो अपने साथ ले जाती है। मैंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी हथेली दिखाई। मेरी हथेली पर एक अजीब सा सफेद निशान था, जैसे किसी ने गर्म लोहे से वहां हाथ के निशान बना दिए हों। तरुण ने उसे छुआ था और मैंने तरुण को। उस रात से मेरा ये हाथ हमेशा ठंडा रहता है। चाहे कितनी भी आग जला लूं, इस हाथ में गर्मी नहीं आती। पर्यटकों में से एक ने हिम्मत करके मेरा हाथ छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पास आया, जंगल की ओर से जोरदार एक छपाक की आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर पानी में फेंका हो। जबकि हमारे आसपास कोई झील नहीं थी,
सिर्फ सूखी घास थी। सब के सब उछल पड़े। डर का माहौल अब चरम पर था। अब बस एक आखिरी कहानी बची है, और ये कहानी शायद आप लोगों को यहां से जाने ना दे। रात अब अपने आखिरी पहर में थी। अलाव की आग अब बस कुछ सुलगते अंगारों तक समट गई थी, जिनसे निकलने वाला धुआं हवा में अजीब आकृतियां बना रहा था। पर्यटकों का वो समूह अब पूरी तरह खामोश था, जैसे वे हिलने से भी डर रहे हों। जंगल की गहराई से एक सियार के रोने की आवाज आई, जो वातावरण में और भी जहर घोल रही थी। मैंने अपनी टोपी उतारी, उसे झाड़ा और फिर से पहन लिया। मेरी आवाज अब और भी भारी और ठंडी हो गई थी। ये कहानी सबसे ताज़ा है और सबसे जहरीली भी। ये 2 साल पहले की बात है। काजीरंगा में हर कुछ सालों में जानवरों की गिनती होती है, जिसे हम सेंसस कहते हैं। उस वक्त मेरी ड्यूटी बगोरी रेंज के एक बहुत ही अंदरूनी इलाके में लगी थी। वहाँ एक पुराना लकड़ी का वॉच टावर है, जिसे हम स्थानीय भाषा में तुंगी कहते हैं। वो इलाका इतना घना है कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। मेरे साथ ड्यूटी पर थे बोरवाजी। बोरवाजी वन विभाग के सबसे पुराने कर्मियों में से एक थे। वे अगले ही महीने रिटायर होने वाले थे। वे चुपचाप रहने वाले इंसान थे, लेकिन उस दिन वे बहुत बेचैन थे। जब हम उस ऊंचे वॉच टावर पर चढ़ रहे थे, तो उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ बहुत ठंडी थी। उन्होंने कहा, सैकिया, आज रात सोना मत, जंगल आज कुछ मांग रहा है। मैंने हवा में मौत की गंध सूंघी है। मैंने उनकी बात को हंसकर टाल दिया। मुझे लगा कि शायद रिटायरमेंट की घबराहट है। रात हुई और हम टावर के ऊपर बने छोटे से कमरे में बैठ गए। बाहर मूसलाधार बारिश होने लगी। काजीरंगा की बारिश डरावनी होती है। पेड़ों के हिलने की आवाज ऐसी लगती है जैसे हजारों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। करीब रात के 2 बजे होंगे। बोरवाजी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघ रहे थे। अचानक नीचे से किसी चीज के टकराने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज टावर की लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ रही है। धप धप धप। बोरवाजी की आंखें झटके से खुली। उन्होंने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ रोशनी फेंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज बंद हो गई थी। हम दोनों शांत हो गए। सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी मेरे पीछे वाली खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। दोस्त, वो वॉच टावर जमीन से 30 फीट ऊंचा था। खिड़की के बाहर कोई छज्जा नहीं था। वहां कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता था। बोरवाजी ने अपनी पुरानी राइफल उठाई, लेकिन उनके हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे वे कोई भारी पत्थर उठा रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा, सैकिया, पीछे मत मुड़ना, बस देखते रहो। अचानक कमरे के भीतर एक अजीब सी बदबू फैल गई। सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की बदबू। मुझे लगा कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। मेरी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। फिर एक आवाज आई। वो बोरवाजी की आवाज थी, लेकिन बोरवाजी तो मेरे सामने खड़े थे। वो आवाज खिड़की के बाहर से आई थी, सैकिया, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। मैं सुन पड़ गया। मेरे सामने खड़े असली बोरवाजी ने अपना सिर हिलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, वो आ गया है जो हर 20 साल में एक गार्ड को ले जाता है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में मैंने देखा, दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं था, लेकिन बोरवाजी को किसी अदृश्य ताकत ने पैर से पकड़कर बाहर खींच लिया। वे चिल्लाए, भागो सैकिया, भागो। वे सीढ़ी से नीचे गिरते चले गए। मैं पागलों की तरह उनके पीछे नीचे भागा। नीचे पहुंचकर मैंने टॉर्च जलाई तो देखा कि बोरवाजी झाड़ियों की तरफ घिसटते हुए जा रहे थे, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। मैं उनके पीछे जंगल के अंदर भागने लगा। भागते भागते मैं एक दलदली इलाके में पहुंच गया। वहां एक बहुत पुराना सिमलू का पेड़ था, जिसकी जड़ें किसी राक्षस के पंजों की तरह बाहर निकली थीं। बोरवाजी वहीं पड़े थे। मैं उनके पास पहुंचा और उन्हें सीधा किया, लेकिन जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मेरी चीख निकल गई। वो बोरवाजी नहीं थे, वो एक खोखला ढांचा था जिसके ऊपर बोरवाजी की खाल मड़ी हुई थी। उसने अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मिल गया, उसने कहा। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है, एक विशाल बाघ जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने मुझ पर छलांग लगा दी। मुझे बस इतना याद है कि उसके पंजे मेरी सीने में धंस गए थे और सब कुछ काला हो गया था। कहानी खत्म हुई। सन्नाटा इतना गहरा था कि आग के चटकने की आवाज भी बम धमाके जैसी लग रही थी। पर्यटक एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। एक नौजवान ने गला साफ करते हुए पूछा, तो आप कैसे बचे सैकिया जी? भाग ने आपको छोड़ दिया? मैंने अपनी कुर्सी से उठते हुए एक फीकी मुस्कान दी। मैंने आपसे कहा था ना,
कि काजीरंगा की फाइलें सिर्फ सच लिखती हैं, खौफ नहीं। मैंने अपनी वर्दी के ऊपर की 3 बटन खोले। जो नज़ारा उन पर्यटकों ने देखा उसे देखकर एक महिला के हाथ से चाय का कप गिरकर टूट गया। मेरे सीने पर 4 गहरे घाव थे, बाघ के पंजों के निशान। लेकिन उन घावों में कोई मांस नहीं था, कोई खून नहीं था। वे पूरी तरह से सूखे हुए थे और उनके पार से पीछे की झाड़ियां देखी जा सकती थीं। मेरा शरीर एक खोखला पिंजर था। सेंसस की उस रात बाघ ने मुझे मार डाला था। बोरवा जी की लाश अगले दिन मिल गई थी, लेकिन मेरी लाश कभी नहीं मिली। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बाघ साधारण बाघ नहीं था। वो इस जंगल का रखवाला था जिसे एक नए चौकीदार की जरूरत थी। पर्यटक पागलों की तरह पीछे हटने लगे। आप एक भूत है, एक आदमी हकलाते हुए बोला। मैंने आसमान की तरफ देखा जहां सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थी। भूत नहीं, बस इस जंगल का हिस्सा हूं। मैं यहां उन लोगों को रास्ता दिखाने आता हूं जो रात में भटक जाते हैं, या उन्हें हमेशा के लिए भटका देने। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और कैंप फायर की आखिरी चिंगारी भी बुझ गई। पूरी तरह से अंधेरा छा गया। पर्यटकों ने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और पागलों की तरह चारों ओर घुमाने लगे। वहां कोई नहीं था, कुर्सी खाली थी। वो बूढ़ा वन रक्षक गायब हो चुका था। तभी एक पर्यटक की नजर जमीन पर पड़ी। वहां जहां मैं बैठा था, वन विभाग की एक पुरानी पीतल की नेम प्लेट पड़ी थी। उस पर धूल जमी थी और खून के सूखे निशान थे। उस पर लिखा था, हिरन सैकिया, शहीद, 5 फरवरी 2024। आज की तारीख वही थी, 5 फरवरी 2026। ठीक 2 साल पहले मेरी मौत हुई थी। पर्यटक अपनी गाड़ियों की ओर भागे। वे काजीरंगा छोड़ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था, जंगल से बाहर निकलने का रास्ता वही दिखाता है जो जंगल का हो चुका हो। और आज रात मैंने उन्हें गलत रास्ता दिखाया था। जंगल की गहराई से फिर वही आवाज गूंजी, दा, हिरंदा, यहां आइए। लेकिन इस बार वो आवाज मेरी नहीं थी। वो आवाज उन पर्यटकों में से एक की थी जो अभी अभी गाड़ी में बैठकर निकले थे। जंगल को अपना नया चौकीदार मिल गया था। बस यही थी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।